हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स साउंड अप की आज की एपिसोड लेके मैं हूँ आपका होस्ट अली रज़ा। सामाईन इकराम, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन पहले टेस्ट मैच के आज तीसरे दिन का खेल हुआ। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अभी तो विलियमसन नहीं आया जिसने आपकी सही तरीके से पिद्दी लगानी है। तो आज विलियमसन ने बताया कि भाई पिद्दी कैसे लगाई जाती है, कैसे थकाया जाता है अपोजिट टीम के बॉलर्स को, फील्डर्स को, कैसे उनका मोराल डाउन किया जाता है। तो मेरी जो कल की पेशन गोई थी कि न्यूजीलैंड आज सारा दिन खेलेगा और खेल के मेरे हिसाब से 40-50 रन उन्होंने कम बनाए हैं, थोड़ा सा विलियमसन की वजह से स्लो उनका था थोड़ा सा। हालांकि ओवरऑल उनका जो रन रेट था वो 3 से ऊपर का ही है, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने कल अंदाजा लगाया था 40 से 50 रन उन्होंने कम बनाए हैं। तो न्यूजीलैंड ने 440 रन बना लिए हैं भाईजान, 6 खिलाड़ी उनके आउट हैं और 2 रन की वो लीड ले चुके हैं। सेट बैट्समैन केन विलियमसन क्रीज पर अभी भी मौजूद हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि न्यूजीलैंड का प्लान ये होगा कि पाकिस्तान पे कम से कम 100 प्लस की लीड जरूर ली जाए और वो लीड लेके फिर पाकिस्तान को आउट किया जाए 2-250 के अंदर, ताकि 140-150 का टारगेट मिले और वो उसको चेस करें और इस टेस्ट मैच को नतीजा खेज बनाए। हमारे घर में आके दूसरी टीम्स जो हैं वो अपना प्लान चेंज कर रही हैं कि यार इस मैच को नतीजा खेज कैसे बनाना है। प्लान अगर कोई चेंज नहीं कर रहा तो वो हम चेंज नहीं कर रहे, हमारी टीम मैनेजमेंट चेंज नहीं कर रही, हमारी जो पिच बनाने वाला स्टाफ है, जो क्यूरेटर्स हैं, वो तो खैर इंस्ट्रक्शंस पे पिच बनाते हैं ना। तो हम तो बना रहे हैं ड्रॉ के लिए पिचेस, डेड पिचेस, हाईवेज हम बना रहे हैं। विजिटिंग जो टीम्स हैं वो आके इसको समझती हैं कि यार इस पिच पे नतीजा कैसे निकालना है, इस पे कैसे खेलना है और कैसे नतीजा इस पे निकालना है। न्यूजीलैंड की जो टीम है, केन विलियमसन जो है बिल्कुल उसी ट्रैक पे चल रहे हैं जैसे इंग्लैंड का था। हालांकि प्लेइंग का जो फर्क है, जो अंदाज का फर्क है, वो तो बहुत डिफरेंट है दोनों टीम्स का, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का। लेकिन इस टेस्ट मैच के हिसाब से न्यूजीलैंड ने अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से जिस तरह की बैटिंग की है, कमाल की बैटिंग की है। सारा दिन ही भाईजान पिद्दी लगाते रहे आज को, आज वो आपको। तो आज कोई खिलाड़ी उनका कल आउट नहीं था। 165 पे उन्होंने इनिंग्स का आगाज किया। टॉम लैथम ने अपनी टेस्ट सेंचुरी स्कोर की पाकिस्तान के खिलाफ, 113 रन की उन्होंने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली। उनके साथ डेवन कॉनवाय अनफॉर्चुनेटली 90s में आउट हो गए और केन विलियमसन आ गए और केन विलियमसन ने फिर सारा दिन बैटिंग की। इन 3 खिलाड़ियों के अलावा न्यूजीलैंड के बाकी जो भी खिलाड़ी आए वो तेज खेलने के चक्करों में आउट हुए। इवन के ये जो आपके लेथम वगैरह हैं, डेवन कॉनवाय, लेथम, डैरिल मिचेल वगैरह, ब्रेसवेल वगैरह, ये सब शॉटे मार के आउट हुए हैं। हमारे किसी भी बॉलर ने उनको आउट नहीं किया। इवन के जो ब्रेसवेल जो आउट होके गए हैं एलबीडब्ल्यू वसीम की बॉल पे, वो इनसाइड एज था और उन्होंने नहीं रिव्यू लिया और वो चले गए। तो वो एक बॉल थी जिसपे आप कह सकते हैं कि वो बीट हुए। और एक नुमान अली की बॉल जो कि उन्होंने एलबीडब्ल्यू किया। तो इसके अलावा जो है कोई भी बैट्समैन हमारे बॉलर से आउट नहीं हुआ, वो खुद आउट हुए। रिवर्स स्वीप मारने की ट्राई कर रहा है, कोई स्वीप मारने की ट्राई कर रहा है, कोई निकल के मारने की ट्राई कर रहा है। ऊपर से फील्डिंग भी आज हमारी काफी कमजोर थी, काफी गंदी फील्डिंग थी। इवन के सरफराज अहमद ने भी स्टंपिंग चांस केन विलियमसन का उस वक्त छोड़ा जब वो सिर्फ 21 रन पे खेल रहा था। ऐसे खिलाड़ी को आप दूसरा चांस देना अफोर्ड ही नहीं कर सकते मेरे भाई। सरफराज अहमद जैसे सीनियर कंपेनर को इस तरह की हरकत सूट ही नहीं करती कि आपने कैसे वो स्टंप छोड़ दिया यार, कैसे छोड़ दिया। तो खैर, काफी सारे रिकॉर्ड्स बनते हैं जब भी पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस होते हैं। और केन विलियमसन तो पिछली 6 इनिंग्स, जो 6 टेस्ट मैच उसने पाकिस्तान के खिलाफ खेले हैं, उसमें ओवरऑल 800-850 रन वो पाकिस्तान के खिलाफ बना चुका है, जिसमें एक डबल सेंचुरी भी शामिल है, 3 सेंचुरियां भी शामिल है। तौबा ही है भाई, तौबा का मकाम है कि जिस तरह वो हमें मारता है। केन विलियमसन घर वो हमारे घर में भी आके हमें मार रहा है, हम न्यूजीलैंड चले जाए वो वहां भी हमें मार रहा है, वो यूएई में है वो वहां पे भी हमें मार के गए थे। तो ये सारा हिसाब किताब है। एक और स्टैट चल रहा था कि हमारे पेस बॉलर्स ने लास्ट 3 टेस्ट मैचेस में सिर्फ एक विकेट लिया है, जो कि आज पहली विकेट जो वसीम जूनियर ने आउट किया, जिसको 3 टेस्ट मैचेस में एक विकेट फास्ट बॉलर्स की तरफ से है। ये बहुत ही बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि पाकिस्तान, जिसको लैंड ऑफ प्योर फास्ट बॉलर्स कहा जाता है, अब हमारा ये हाल हो चुका है कि हमारे पास टेस्ट मैचेस में विकेट लेने वाला फास्ट बॉलर ही नहीं है भाई जी। वो कौन सा निजाम था जो पिछले 4 साल से चल रहा था? डिपार्टमेंटल क्रिकेट को खत्म कर दिया गया, रीजन्स को ले आया गया, टीमें 6 कर दी गई। हमारा जो, जिसमें हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जब 1500-1600 खिलाड़ी खेला करते थे, उन्हें स्क्वीज करके 192 तक ले आया गया। मुझे एक प्लेयर बता दें जो पिछले 4 सालों में आपने निकाला हो, इंटरनेशनल लेवल का एक प्लेयर भी नहीं है आपके पास।
क्या आप क्या ये करते रहे हैं पिछले 4 सालों में? रमीज राजा ने भी क्या किया? कुछ भी नहीं। जूनियर बच्चों को T20 क्रिकेट पे लगा दिया उन्होंने, ठीक है। ऊपर से शाहिद अफरीदी साहब ने जेपीएल के परफॉर्मर्स को उठा के टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बना दिया। सर आपकी सोच अच्छी है, लेकिन क्या वो डिजर्व करते थे यहाँ पे पाकिस्तानी स्क्वाड के साथ होना? क्या हुरैरा डिजर्व नहीं करता था, जो कि पिछले 2 फर्स्ट क्लास सीजन में हजार रन बना चुका है? क्या हमारे फर्स्ट क्लास के जो परफॉर्मर्स हैं, टॉप परफॉर्मर्स, क्या वो ये डिजर्व नहीं करते थे कि उनको इंटरनेशनल ड्रेसिंग रूम की फील दी जाए? क्या उनके दिल में, उनके दिमाग में क्या सोच आ रही होगी कि हम तो पागल हैं कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं? वो देखो जेपीएल से लौंडे उठाए 18-18 साल के, उठा के टीम के साथ उनको रख दिया। तो सोच ठीक थी, लेकिन तरीकाकार ठीक नहीं है सर आपका। सॉरी। तो ये मैंने आपको कल भी कहा था कि सिर्फ किरदार जो है ना, किरदार, चेहरे बदले हैं, किरदार वही है, सिर्फ चेहरे बदले हैं, करेक्टर्स वही हैं, कहानी वही पुरानी चल रही है, कोई भी चेंजिंग नहीं होने वाली। वही मिकी आर्थर दोबारा आ रहे हैं, वही डोमेस्टिक क्रिकेट का दोबारा सिर्फ डिपार्टमेंट बहाल हो जाएंगे। ये एक अच्छी बात है इसके अंदर। बाकी अगर आप सोच रहे हैं कि कोई ड्रामेटिक चेंज आ जाएगा, कोई ड्रास्टिक चेंजेस आ जाएंगे, कुछ भी नहीं होना। ये ऐसे ही चलेगा, ये ऐसे ही चलेगा। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की तबीयत आज खराब थी, वो बाहर चले गए। ये ब्लंडर बता रहा हूं आज के। एक और जो जग हसाई हमारी हुई है पूरी दुनिया में, ये मैं एक और आपको बता रहा हूं कि आज हुआ क्या फील्ड के ऊपर। बाबर आजम चले जाते हैं बाहर, सब्स्टिट्यूट मोहम्मद रिजवान आ जाते हैं फील्ड पे, और वो कप्तानी शुरू कर देते हैं, फील्डिंग सेट कर रहे हैं, बॉलिंग चेंजेस कर रहे हैं। अब अलीमदार ये देख रहे थे, तो अलीमदार को इंटरफेयर करना पड़ा कि भाई तू कितने कितने दी कप्तानी कर रहे हैं, तू तो प्लेइंग 11 का हिस्सा ही नहीं आएगा। आपके वाइस कैप्टन रिजवान, वाइस कैप्टन तो है ना, वाइस कैप्टन और कैप्टन और जो पिछली टीम मैनेजमेंट बैठी हुई है हमारी ड्रेसिंग रूम के अंदर, उनको पता ही नहीं है इस रूल का कि जो बंदा प्लेइंग 11 के अंदर नहीं है वो एक्टिंग कैप्टन नहीं हो सकता ड्यूरिंग द मैच। आप बेंच से उठे हैं, आपने कप्तानी शुरू कर दी, आपको पता ही नहीं है, धेले का भी नहीं पता आपको रूल्स का, आईसीसी के रूल्स क्या है। पूरी दुनिया में जो है ना, लोग आज हंसेंगे आपके ऊपर कि ये क्या ड्रामेबाजी हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। आप अगर बाहर चले गए थे और अजहर अली भी नहीं थे, तो आप सीनियर मोस्ट खिलाड़ी सरफराज अहमद को नहीं कह सकते थे कि यार आप एज कप्तानी कर ले, मैं जरा बाहर जा रहा हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या मैसेज दिया आपने प्लेइंग 11 के खिलाड़ियों को जो टीम का हिस्सा थे, जो कि ये मैच खेल रहे थे, कि भाई हम में से कोई भी इस काबिल नहीं है कि अगर कप्तान टीम मैदान के अंदर मौजूद नहीं है तो हम कप्तानी कर सकें। बाहर से बंदा आके, जो कि प्लेइंग 11 का हिस्सा भी नहीं है, वो आके कप्तानी कर रहा है। कब तक हमारा तमाशा बनता रहेगा इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर इस तरह? यार मुझे समझ नहीं आती कि ये कहां से आए हुए हैं खिलाड़ी। इतना इतना एक्सपीरियंस है इनके पास फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, इतना इतना टाइम हो गया इनको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए, इनको आईसीसी के रूल्स का ही नहीं पता। अलीमदार को होश आया तो उन्होंने कहा कि यार ये क्या तमाशा हो रहा है, चल शाबाश भाई, तू कप्तानी नहीं कर सकता। ये कुछ हो रहा है हमारी टीम के साथ। हमारे पास, सॉरी टू से, मैं बॉलर्स को ब्लेम नहीं कर रहा, पूरी दुनिया बॉलर्स को बैश करेगी कि फास्ट बॉलर ने विकेट नहीं ली, तो उन्होंने कहां से ली यार? उन्होंने तो नहीं ली। न्यूजीलैंड ने भी तो नहीं ली फास्ट बॉलर्स ने विकेट इतनी। इंग्लैंड का जो स्क्वाड था वो एक एक्सेप्शनल स्क्वाड है भाई। उनका जो बेन स्टोक्स है वो भी पूरा बॉलर है, पूरा बॉलर है, रिवर्स भी करता है, नई बॉल से पूरा बॉलर है। और इंग्लैंड बहुत ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलती है। एंडरसन के 160 प्लस टेस्ट मैचेस हैं। उनके पास पेस भी थी मार्क वुड की सूरत में, उनके पास स्विंग एंड सीम भी थी एंडरसन की सूरत में, ठीक है ना। और अच्छी खासी रिवर्स स्विंग कर लेता है उनका कप्तान भी, बेन स्टोक्स भी। तो वो जो बॉलिंग लाइन था वो एक एक्सेप्शनल बॉलिंग लाइनअप है, जो कि दुनिया की किसी भी मुर्दार से मुर्दार पिच के ऊपर भी आउट कर सकता है। उनका कप्तान बहुत शार्प है। वो जो बॉलर्स हैं, अगर उन्होंने विकेट्स ली हैं तो उसका सारा सेहरा उनके कप्तान के ऊपर जाता है, उनके कप्तान के ऊपर। बेन स्टोक्स की कप्तानी की वजह से उनके बॉलर्स ने आउट किया इन मुर्दार पिचों के ऊपर भी। तो हमारे बॉलर्स भी भाई लोग क्या करें, उनको मुर्दार पिच आप दे देते हैं जिसपे ना बॉल बाउंस हो रहा है, ना सीम हो रहा है, ना स्विंग हो रहा है। स्पिनर्स को इजीली मैनेजेबल है खेलना, यहाँ पे इजीली बंदा बैकफुट पे जाता है, खेल लेता है, हर डिलीवरी रीड हो जाती है। कुछ भी नहीं है, ना आप टर्निंग पिच बना पा रहे हैं, ना आप कोई पेसर्स के लिए अच्छी पिच बना पा रहे हैं। आप सिर्फ रोड बना रहे हैं जिसपे सिर्फ बल्लेबाजों की ईद है। आप खुश हैं कि बाबर आजम 100 कर रहा है, इमाम उल हक 100 करेगा, अब्दुल्ला शफीक 100 करेगा, आगा सलमान 100 करेगा, सरफराज 100 करेगा, बस इसी चीज पे खुश रहें, इन्हीं सेंचुरियों पे खुश रहें। टीम का
बेड़ा गर्क हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो रहा है होम के अंदर। आप होम सीजन खेल रहे हैं सर, और आप पिछले 4 टेस्ट मैचेस हार चुके हैं लगातार। यह भी पहली दफा हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि पाकिस्तान अपने ही घर में 4 टेस्ट मैचेस लगातार हार गया है, और व्हाइट वॉश भी पहली दफा हुआ। आप खुश रहे कि बाबर आजम ने 161 किया है, बाबर आजम नंबर 1 हो रहा है, बाबर आजम की रैंकिंग ये है, पाकिस्तान की रैंकिंग ये है। ये पहली दफा ऐसे हो रहा है कि एक बैट्समैन ऊपर है और टीम उसकी ऊपर जा रहा है, टीम उसकी नीचे जा रही है, टीम ने नोज डाइव लगाई हुई है। इस तरह भी कभी होता है कि एक खिलाड़ी ऊपर की तरफ रन्स पे रन्स के मार लगा रहा है और टीम नीचे की तरफ जा रही है। टीम 7वें नंबर पे टेस्ट मैच में, बाबर आजम पहले नंबर पे पहुंचने लगे हैं टेस्ट मैच की रैंकिंग के अंदर। आपसे कप्तानी नहीं होती, आपसे पिच नहीं बनती, आप एक डिफेंसिव माइंडसेट के साथ उतरते हैं हमेशा। आपने कोई सबक नहीं सीखा इंग्लैंड की सीरीज से, कुछ भी नहीं सीखा। वैसी की वैसी घटिया पिच उठा के आपने इधर भी बना दी। आपने भी पिद्दी लगाई, आप में जितना दम था आपने लगाई। अब न्यूजीलैंड दिखा रहा है कि उनमें कितना दम है, उनमें आपसे ज्यादा दम है भाई। वो आपकी बनाई हुई पिच को आपसे बेहतर तरीके से रीड करके आपसे ज्यादा रन बनाएंगे, और वो इस टाइम 2 रन की लीड ले चुकी हैं। क्या हो रहा है हमारी क्रिकेट में भाई? क्या बंदा कह सकता है, क्या कह सकता है बंदा कि पिच किसके कहने पे बनती है? अब बाबर आजम के कहने पे बन रही है, बिल्कुल बाबर आजम की से पिच बन रही है सर। मैं आपको अश्योर करता हूं कि कैप्टन और कोच की से के बगैर, मैं 1000 दफा ये बात रिपीट कर चुका हूं कि कैप्टन और कोच की से के बगैर पिच नहीं बन सकती। क्यूरेटर अपनी मर्जी से पिच नहीं बना सकता, नहीं बना सकता। कराची की पिच पे तो वैसे ही आप फर्स्ट क्लास के मैचेस देख लें कि स्पिनर्स की पिद्दी लगती है। कराची में कौन आउट करता है? फास्ट बॉलर्स आउट करते हैं। नए गेंद से अच्छा खासा सीम एंड स्विंग होता है, उसके बाद जो आफ्टर टी सेशन होता है बॉल रिवर्स होता है, अच्छा खासा रिवर्स होता है। आप कराची की पिच को कराची की पिच ही रहने देना। आप क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं सर? उसको टर्निंग पिच बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो देखें मुर्दार पिच बनी है, जिसपे सिर्फ बैटिंग हो रही है, बैटिंग हो रही है और सिर्फ बैटिंग हो रही है। इतनी बोरियत कि आप 10 मिनट मैच नहीं देख सकते। आप 10 मिनट 15 मिनट में कहेंगे यार ये क्या बकवास हो रही है, चैनल चेंज, खत्म, बंद कर दिया टीवी। तो ये जो तमाशे हो रहे हैं इस रजीम के अंदर, जिसको बाबर आजम साहब लीड कर रहे हैं, बाबर आजम साहब आप एक महान बैट्समैन है, मैं आपकी बैटिंग पे बात ही नहीं कर सकता मेरे भाई। आप कमाल के खिलाड़ी हैं, पूरी दुनिया मोतरिफ है आपकी बैटिंग की। लेकिन सर आप मुझे वो बंदा निकाल के बताएं जो आपकी कप्तानी का मोतरिफ हो, जो आपकी मैन मैनेजमेंट का मोतरिफ हो। ढूंढना पड़ेगा, चिराग लेके ढूंढेंगे तो शायद कोई मिल जाए कि जो कहे जी बाबर आजम बहुत अच्छे कप्तान है। मेरा नहीं ख्याल, मेरा बिल्कुल नहीं ख्याल। और टीम मैनेजमेंट को, नजम सेठी साहब को बड़े ही सख्त फैसले करने पड़ेंगे आफ्टर दिस सीरीज। और ये सीरीज पाकिस्तान हारने जा रहा है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। ये सीरीज हमारे लिए जीतना बहुत मुश्किल है, शायद बराबर हो जाए या कुछ और हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये सीरीज भी पाकिस्तान जीतने में कामयाब होगा। और हमें बहुत ही सख्त फैसले करने पड़ेंगे। नजम सेठी साहब से मैं मुखातिब हूं कि बहुत सारे सख्त फैसले आपको करने पड़ेंगे। शायद अफरीदी साहब से भी मैं मुखातिब हूं कि जब तक टीम बाबर आजम की कप्तानी में खेलती रहेगी, हम एग्रेसिव माइंडसेट में नहीं आ सकते, हम डिफेंसिव माइंडसेट में ही रहेंगे। बाबर आजम भी मिसबा स्कूल ऑफ थॉट का ही पढ़ा हुआ एक ग्रेजुएट बच्चा है। वो कैसे अटैकिंग क्रिकेट खेल सकता है, वो कैसे डिफेंसिव क्रिकेट से बाहर निकल सकता है? जब तक आप अपने लिए सोचेंगे, अपने लिए रन्स बनाते रहेंगे कि मेरे रन्स बन जाए, पिच जैसी मर्जी हो, ताकि मुझ पे कोई उंगली ना उठाए। मिसबाउल हक साहब भी बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, लेकिन चले उनको मैं मिला नहीं सकता क्योंकि वो यूएई में तो जीतते थे ना, वो हारते तो नहीं थे ना। ठीक है सर, सॉरी, मिसबाउल हक का कोई कंपैरिजन नहीं है बाबर भाई के साथ। लेकिन बाबर भाई आप कभी सोचें बैठ के कि आप सर ऊपर की तरफ और टीम नीचे की तरफ, ये क्या ये खुला तजाद नहीं है? क्या ये खुला तजाद नहीं है? और तमाशे जो होते हैं, जो ब्लंडर्स होते हैं जो हो रहे हैं आजकल, जो आज भी हुआ कि एक सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी मैदान में जाके कप्तानी कर रहा है और हमें आईसीसी रूल्स का नहीं पता, भेजने वालों को भी नहीं पता। क्या सकलैन मुश्ताक को नहीं पता था
जो कि हेड कोच है, क्या उनको नहीं पता था कि ऐसा नहीं हो सकता? तो ये ब्लंडर्स हो रहे हैं सर, ये काइंडली ये टीम मैनेजमेंट चेंज करें, जिस मर्जी को लाएं, लेकिन इनको इनको प्लीज टाटा बाय बाय करें सीरीज के बाद। बाबर आजम एज अ बैट्समैन खेले भाई, सब कुछ खेले, बाबर आजम हमें चाहिए। बाबर आजम, वो जो नजम सेठी ने कहा था ना सन ऑफ अ सॉइल है, मैं भी मानता हूं वो सन ऑफ अ सॉइल है, लेकिन एज अ बैट्समैन, नॉट एज अ कैप्टन, नेवर सर, नो सर। वो सन ऑफ अ सॉइल है एज अ बैट्समैन। पाकिस्तान को एक न्यू कैप्टन की, एक अटैकिंग माइंडसेट रखने वाले कैप्टन की जरूरत है इन ऑल द फॉर्मेट्स, जो कि डरे ना, जो कि घबराए ना, जो कि कहे कि बनाए अच्छी पिच फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट वाली, हम खेलेंगे, खेल के दिखाएंगे आपको। तो ये सारी बातें थी। दिल दुखता है, डेली दिल दुखता है, रोजाना की बेस पे अब तो आदत हो गई है, यकीन करें आदत हो गई है। ये तनकीद कर करके हम भी चाहते हैं कि कोई अच्छा दिन आए, हम भी चाहते हैं कि ये कोई माहौल बदले, कोई मिजाज बदले हमारी क्रिकेट का भी, लेकिन वो जू का तू ही है। हम व्हाइट वॉश हुए, मैंने सोचा था कि शायद अब रिजीम भी चेंज हो गई है पीसीबी की, तो शायद अब हमें कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा, कुछ देखेंगे कि फास्ट बॉलर स्लिप में 3-3 लगा के आउट कर रहे हैं, वो कि उनके पास भी फास्ट बॉलर्स हैं। तो यही तो चैलेंज है, आप चैलेंज लेने के लिए तैयार ही नहीं है, आप इतना डरे हुए हैं अपनी बैटिंग से कि आप चैलेंज लेने के लिए तैयार ही नहीं है। मीर हमजा का क्या कसूर है, वसीम जूनियर का क्या कसूर है, आप उसको पिच तो दें। अबरार अहमद का क्या कसूर है, नुमान का क्या कसूर है? अगर आपने उनको खिलाना तो उनको स्पिनिंग पिच तो दें। फास्ट बॉलर्स को खिलाना है तो उनको थोड़ी सी मदद वाली पिच तो दें, जिसपे वो जोर लगाएं तो कोई इनाम भी मिले। इस पे तो सिर्फ बंदा जोर लगाता रहे सारा दिन तो अनफिट ही हो सकता है, जो कि आपने शाहिन अफरीदी को किया, हारिस रऊफ को किया, और ये नसीम शाह को किया, और ये वसीम जूनियर भी एक आधा टेस्ट और खेल गया, ये भी बाहर बैठेगा लंबे अरसे के लिए, मैं आपको बता रहा हूं। तो मेरी जो है बिल्कुल एक दिल से दरख्वास्त है, मिन्नत है, तरला समझ लें, नजम सेठी साहब तक अगर ये बात पहुंचे या कहीं किसी भी अरबाब इख्तियार तक ये बात पहुंचे, तो सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम वी आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक सर, वी आर नॉट, आई एम सॉरी। हमें अटैकिंग माइंडसेट चाहिए, हमें अपने बैट्समैन को चैलेंज देना पड़ेगा अपने घर में ही। अगर यहां पे हम डिफिकल्ट पिचेस पे नहीं खेलेंगे तो हम ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड में जाके कैसे खेलेंगे, कैसे परफॉर्म करेंगे? टेस्ट मैचेस की बात कर रहा हूं मैं, और आपको भी पता है कि हमारी टेस्ट मैचेस में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में कैसी परफॉर्मेंस है सर, ये आपको भी पता है। अपने बैट्समैन को अगर आपने बहादुर बनाना है, दलेर बनाना है ना, अगर आप जैसे कहते हैं कि दलेर होना चाहिए खिलाड़ी, तो उनको चैलेंजिंग पिचेस पे खिलाया करें, उनको चैलेंज लेने दिया करें, पता चलेगा कौन कितने पानी में है, फिर ही पता चलेगा सर। तो न्यूजीलैंड 440 फॉर 6, 2 रन की वो लीड पे हैं, और पाकिस्तान को चाहिए कि कल 40-50 के रन के अंदर अंदर उनकी बाकी की 4 विकेट्स ले लें, तो कुछ फायदा हो सकता है पाकिस्तान का। अगर वो 100 रन प्लस की लीड लेने में कामयाब हो गए तो सर फिर अपनी आप छुट्टी, फिर ऐसी वही गल है ना पंजाबी जी कहना, फिर ऐसी ना ही समझिए, फिर ये वाला सीन हो जाएगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि कल पाकिस्तान जो है 4 विकेटें उनकी फौरन जितना जल्द हो सके पहले सेशन के अंदर अंदर उनको आउट करे, 4 की 4 विकेट्स ले, और कम से कम लीड पे उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, ताकि हमारे पास भी कुछ चांस हो कि हम खेल के टारगेट दे के उनको बैटिंग दें दोबारा, और उन्हें आउट करने की कोशिश करें। और 5th डे तक ये मैच जाएगा, लाजिम बात है, जिस तरह की पिच है ये, तो ये करना पड़ेगा पाकिस्तान को, फिर ही कुछ हो सकता है। इस मैच के ज्यादातर चांसेस यही हैं कि या तो ये मैच ड्रॉ हो सकता है या ये मैच न्यूजीलैंड जीत सकता है। पाकिस्तान के साथ जीतने के चांसेस, वो कहते हैं ना 0/सन्नाटा, तो यही हिसाब है। तो मुझे दीजिए इजाजत, मैं हूँ आपका होस्ट अली रजा। इंशाल्लाह अगली वीडियो लेके कल मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा, पोस्ट डे का जो एनालिसिस होता है उसके लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।